नमस्कार दोस्तों, मेरा कैजुअल लेक्चरर जीपीसी करौली। दोस्तों, हम इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में चैप्टर नंबर 3 वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे। हमने उसमें कुछ मेजर देख रहे थे कि किस प्रकार से जो वाटर पोल्यूशन होता है उसको किस प्रकार से कम किया जा सकता है, स्पेशली इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को। जो इंडस्ट्री से वाटर पोल्यूशन होता है उसको किस प्रकार से कम किया जा सकता है। तो इसमें हमने दो मेजरमेंट देखे थे, तो स्ट्रेंथ रिडक्शन और वॉल्यूम रिडक्शन। और हम क्यूरेटिव मेजरमेंट देख रहे थे कि किस प्रकार से क्यूरेटिव तरीके से इसको जो वाटर पोल्यूशन है कम किया जा सकता है। तो इसमें हम तीन ट्रीटमेंट पढ़ रहे थे: फिजिकल ट्रीटमेंट, केमिकल ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो फिजिकल ट्रीटमेंट के बारे में हमने कुछ पढ़ लिया था, लेकिन कुछ टेक्निकल एरर के कारण इसमें कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो हम दोबारा से देखते हैं कि फिजिकल ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम स्क्रीनिंग के बारे में बताया था कि इसमें एक छलनी होती है जिसके कारण जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उसको रिमूव कर दिया जाता है। फिर पोलिमराइजेशन में हमने देखा था कि इसमें पोलिमराइजेशन में क्या होता है, जितने भी आपके जो बड़े बड़े कणस होते हैं उनको मिक्स करके उसको पीस दिया जाता है। फिर आता है मिक्सिंग। तो जो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको पास लाने के लिए उसमें कुछ केमिकल ऐड किए जाते हैं, उन केमिकलों की फिर उसमें मिक्सिंग की जाती है। फिर आता है फ्लोकुलेशन। फ्लोकुलेशन में क्या होता है कि जितने भी आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो केमिकल्स के कारण पास पास में आ जाते हैं और एक बड़े फ्लॉक का निर्माण कर लेते हैं, जिससे उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है और वे नीचे तलीमर बैठ जाते हैं और उनको आसानी से पृथक किया जा सकता है। फिर आता है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन वही प्रक्रिया है जिसमें बड़े बड़े पार्टिकल धीरे धीरे नीचे बैठते जाते हैं, तो ऊपर साफ पानी रह जाता है और नीचे जो गंदा पानी है वो नीचे जमा होता जाता है। जो भी उसकी इम्प्योरिटीज है वो नीचे जमा हो जाती है और उसको किसी प्रोसेस के द्वारा निकाल लिया जाता है। ये नेचुरल भी हो सकता है और केमिकल के द्वारा भी हो सकता है। फिर आता है फ्लोटेशन। फ्लोटेशन में क्या होता है, जितने भी आपके लो डेंसिटी वाले इम्प्योरिटीज होती है, जैसे ऑयल्स होता है, आपके साबुन के झाग वगैरह ये बनते हैं जिस ऑयल के कारण, उनको स्कीमर की सहायता से जो आपके टैंक होता है उससे ऊपर निकाल लिया जाता है और आपका पानी को स्वच्छ बना दिया जाता है। फिर आता है माइक्रो स्क्रीनिंग। माइक्रो स्क्रीनिंग में जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको एक छोटी छालनी के द्वारा या छोटे स्क्रीनिंग के द्वारा इनको निकाला जाता है। जैसे आपकी एलगी वगैरह ये होती है, इनको इसके द्वारा निकाला जाता है। फिर आता है आपका नेक्स्ट केमिकल ट्रीटमेंट। फिजिकल ट्रीटमेंट में तो क्या आता है कि जितने भी आपके मेन पार्ट मोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ वगैरह होती है, पत्थर, पेड़ पौधे और खासकर मोटे पार्टिकल्स को हटाया जाता है। लेकिन केमिकल ट्रीटमेंट में जो आपकी टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं या हानिकारक पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनको पृथक किया जाता है। विशेषकर जैसे आपके फिनॉल, सल्फेट्स, क्लोरेट, फॉस्फेट, लवण, सीसा, जिंक, कैल्शियम आदि इस प्रकार की अशुद्धि होते हैं, इनको इस तरीके से रिकवर किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि आपका सबसे पहले आपको अगर किसी फास्फोरस को दूर करना है तो उसके लिए आपको केमिकल प्रेसिपिटेशन करना होगा। फिर आप इसमें आप गैस ट्रांसफ़र किसके लिए यूज़ करते हैं, गैसों को मिलाने या हटाने के लिए। अगर इसमें किसी प्रकार की अनडिजायरेबल गैस है तो उसको गैस ट्रांसफ़र के द्वारा हटाया जा सकता है। इसी प्रकार से अगर इसमें कार्बनिक अशुद्धियाँ होती है तो उसको एब्जॉर्प्शन के द्वारा हटाया जा सकता है। फिर आता है आपका डिसइंफेक्शन। तो उसमें अगर किसी प्रकार के हानिकारक पैथोजेंस होते हैं जो हमारे लिए बीमारी का कारण होते हैं, जैसे जिसके कारण हमारे जैसे कोलेरा है, हैजा बीमारी होती है, डिप्थीरिया है, इस प्रकार की बीमारी होती है जो स्पेशली जल के द्वारा फैलती है, उनको डिसइंफेक्शन के द्वारा हटाया जा सकता है। फिर आता है डिक्लोरिनेशन। तो क्लोरीन अपशिष्टों को अगर आपको हटाना है, अगर उसमें क्लोरीन की मात्रा को हटाना है तो उसको डिक्लोरिनेशन के द्वारा हटाया जा सकता है। इस प्रकार के कुछ मेथड्स होते हैं और भी इनमें मेथड होते हैं जिनके द्वारा हम जो इसमें कार्बनिक अशुद्धियाँ होती है, गैस होते हैं, फॉस्फेट्स होते हैं, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, इनको इस स्पेशल मेथड के द्वारा हटा सकते हैं। ये केमिकल ट्रीटमेंट के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट वो होता है जिसमें आपके हानिकारक पैथोजेंस होते हैं उनको हटाया जा सकता है, जिसमें मेनली ऑर्गेनिक अशुद्धियाँ होती है। ऑर्गेनिक अशुद्धियाँ आप समझते हो कि जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है उसको ऑर्गेनिक बोलते हैं। तो जो कार्बनिक की सांद्रता अधिक होती है तो उसको इस विधि के द्वारा हटाया जाता है। इसमें अकार्बनिक भी हो सकती है, लेकिन मेनली जो कार्बनिक अशुद्धियाँ होती है उनको हटाने के लिए हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट का
उपयोग करते हैं। तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए हम 2 प्रोसेस यूज में लेते हैं, एक तो एरोबिक प्रोसेस और एक एनारोबिक प्रोसेस। तो एरोबिक प्रोसेस तो होता है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया जाता है, और एनारोबिक प्रोसेस वो होता है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किया जाता है। दोस्तों, जैसे हमें सबसे पहले पढ़ते हैं कि एरोबिक प्रोसेस ऑक्सीजन की उपस्थिति में किस प्रकार से किया जाता है। तो देखो दोस्तों, जैसे हमें खा जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, जितने भी कार्बनिक मैटर्स होते हैं उनका डिकम्पोजिशन करते हैं। तो उन जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो खाने के लिए कार्बनिक पदार्थों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तथा जो ऑक्सीजन होती है उनके पास उपलब्ध ऑक्सीजन उसको वो श्वसन क्रिया के दौरान यूज कर लेते हैं। तो वो बैक्टीरिया धीरे धीरे उन कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते रहते हैं और जो ऑक्सीजन सप्लाई की होती है उस ऑक्सीजन को ग्रहण करके अपनी क्रियाविधि चालू रखते हैं और अपनी जो संख्या है वो दिनों दिन बढ़ाते रहते हैं। इस प्रकार से उनकी संख्या बढ़ती रहती है तथा कार्बनिक पदार्थों की मात्रा घटती रहती है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं एरोबिक प्रोसेस। तो एरोबिक प्रोसेस में क्या किया जाता है, इस प्रकार से बैक्टीरिया डेवलप किए जाते हैं कि जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनका डिकम्पोजिशन किया जा सकते हैं। तो इसके लिए 3-4 मेथड यूज में लिया जाता है। एक तो होता है आपका क्रियाशील स्लज प्रोसेस या एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ट्रिकलिंग फिल्टर, एरोबिक स्टेबलाइजेशन पॉइंट और एरिटेड लगून। इस प्रकार के 4 मेथड एरोबिक प्रोसेस में लिए जाते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि हम एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस क्या होता है। तो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस वो होता है जिसमें आप जो बैक्टीरिया शुरू में आपको बैक्टीरिया डेवलप करने होते हैं जो ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोज कर सके, फिर इनकी मात्रा और इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है। यह ऑक्सीजन की सप्लाई आप नेचुरल तरीके से भी कर सकते हैं, आप उसकी साइज बढ़ा के जिससे ऑक्सीजन डायरेक्टली सप्लाई होती है, या आप मैकेनिकल तरीके से भी उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई कर सकते हैं। तो क्या होता है कि जब उसमें बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं तो वो ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है। तो जब आपका आउटलेट आएगा उस चैनल का, तो वहाँ पर ओनली क्या होंगे, जितने भी ऑर्गेनिक मैटर होंगे वो तो डिकम्पोज हो जाएंगे और केवल वहाँ पर जो बैक्टीरियाज है वही रहेंगे। तो उन बैक्टीरियाज को वो क्या बैक्टीरियाज होंगे वहाँ पे लास्ट के चैनल पे, वो आपके होंगे एक्टिवेटेड स्लज। उन एक्टिवेटेड स्लज को किसी दूसरे इनलेट के माध्यम से वापस उस चैनल में डाल दिया जाता है, जिससे उनकी संख्या में वृद्धि होती रहती है और ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोज बहुत जल्दी से होने लगता है। अब इसमें कुछ मेथड यूज में लेते हैं, अर्थात कुछ तरीके हैं या कुछ इनके टाइप्स है कि किस प्रकार से एक्टिवेटेड स्लज के कौन कौन से प्रकार होते हैं। इसमें आप कन्वेंशनल तरीका भी यूज कर सकते हैं, कॉम्प्लीट मिक्स भी यूज कर सकते हैं, एक्सटेंडेड एरिएशन, ऑक्सीडेशन डिच और सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर। ये सारे मेथड्स हैं जो आप एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में यूज कर सकते हैं। अब ऑक्सीजन सप्लाई के लिए आपको टेपर्ड एरिएशन, स्टेप फेड एरिएशन और मॉडिफाइड एरिएशन, कॉन्टैक्ट स्टेबलाइजेशन, कैरूस प्रोसेस, हाई प्योरिटी ऑक्सीजन, इस प्रकार के आप प्रोसेस यूज में रख सकते हैं। इसमें आपको HRT और SRT का ध्यान में रखना होता है कि आपको जो इनफ्लो हो रहा है उसकी रेट क्या होनी चाहिए, सीवेज जो स्लज हो रहा है उसकी रेट क्या होनी चाहिए। इस प्रकार से ये एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस काम करता है। नेक्स्ट आता है आपका ट्रिकलिंग फिल्टर। ट्रिकलिंग फिल्टर में क्या होता है कि जो आपका जो बायोमास होता है जिसके द्वारा ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन किया जाना है, वो आपके फिल्टर पर अटैच होता है। जो बायोमास होता है वो आपके फिल्टर पर अटैच होता है। जब भी उसमें पानी डाला जाता है, रो वाटर या जो आपका वेस्ट वाटर है, अगर उस फिल्टर पर डाला जाएगा तो जो वेस्ट वाटर में उपस्थित जो कार्बनिक मैटर है या ऑर्गेनिक मैटर है उनका डिकम्पोजिशन जो फिल्टर पर अटैच माइक्रोब्स है उसके द्वारा किया जाता है, और उनकी संख्या में धीरे धीरे वृद्धि होती रहती है और एक लेयर ऊपर की तरफ बनती जाती है और उसकी थिकनेस में वृद्धि होती रहती है धीरे धीरे। इस प्रकार से उनका डिकम्पोजिशन होता रहता है ऑर्गेनिक मैटर का, और नीचे साफ पानी पहुंचता रहता है। इस प्रकार से इसका प्रोसेस चलता है। नेक्स्ट आता है आपका एरोबिक स्टेबलाइजेशन पॉइंट। एरोबिक स्टेबलाइजेशन पॉइंट में क्या किया जाता है कि एक बड़ा सा आपके पास में जैसे तालाब होता है, इस प्रकार से कुछ बड़ा सा पॉन्ड आपको क्रिएट करना होता है। इसकी थिकनेस, क्योंकि इसमें आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के लिए आपको
क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा पॉन्ड होगा या गहरा पॉन्ड, बड़ा तो पॉन्ड रखना है लेकिन गहरा नहीं रखना है। अगर ज़्यादा गहरा होगा तो उसमें नीचे की तरफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। तो आपको कम गहरा पॉन्ड रखना होता है, जिसके कारण उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहे और उसमें काफ़ी समय तक 10 से 15 दिनों तक जो है वेस्ट वाटर को एक ही स्टेबल कंडीशन में छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण उसका जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उनका डिकम्पोजिशन धीरे धीरे होता रहता है। क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी तरह से नहीं हो पाती है, इसलिए इसमें थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है और ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता रहता है धीरे धीरे, एक तालाब की तरह ये होता है। नेक्स्ट आता है आपका एरेटेड लगून। एरेटेड लगून भी एक तरीके से आपके पॉन्ड की तरह होते हैं, लेकिन इसमें आपको क्या करना होता है कि इसको एरेशन दिया जाता है। मतलब इसमें मैकेनिकल अरेंजमेंट के द्वारा आपको नीचे बेड पर ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है, जिससे उन बैक्टीरियाज को ऑक्सीजन मिलती रहे और ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता रहे। क्योंकि इसमें आप मैकेनिकल तरीके से एरेशन कर रहे हैं तो इसकी गहराई आप थोड़ी बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर तरीके से हो रही है तो इसमें जो टाइम लगता है उसको डिकम्पोजिशन होने में वो कम लगता है। जनरली है आपका 6 से 12 घंटों में ही जो वेस्ट वाटर है वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से मुक्त हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका एनारोबिक प्रोसेस। तो एनारोबिक प्रोसेस तो क्या आता है, बैक्टीरिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मतलब आप बाहर से ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके द्वारा वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन एनारोबिक प्रोसेस में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो दोस्तों जो डिकम्पोजिशन होता है वो तो मेनली किससे ही होता है, बैक्टीरियाज के द्वारा। तो इसमें भी बैक्टीरियाज रहते हैं लेकिन वो एनारोबिक बैक्टीरियाज डेवलप होते हैं, जबकि एरोबिक प्रोसेस में एरोबिक बैक्टीरिया डेवलप होते हैं, इसमें एनारोबिक बैक्टीरियाज डेवलप होते हैं। लेकिन ये जो अपने जीवित रहने के लिए जो ऑक्सीजन होती है वो किसी मॉलिक्यूल से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से या किसी का, उनसे ये अपनी ऑक्सीजन लेते हैं। तो इसमें इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती है और इनकी संख्या में बहुत धीरे धीरे वृद्धि होती है। तो एरोबिक प्रोसेस की अपेक्षा में एनारोबिक प्रोसेस बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, लेकिन ये उन जगह पर प्रयोग में लिया जाता है जहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। जो ऑर्गेनिक मैटर की अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है उस जगह पर एनारोबिक प्रोसेस का यूज में लिया जाता है। इसमें भी इसके अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे आप एनारोबिक स्लज डाइजेशन के द्वारा, एनारोबिक कॉन्टैक्ट प्रोसेस के द्वारा, एनारोबिक फिल्टर के द्वारा और एनारोबिक लगून या ताल के द्वारा इस प्रोसेस को अपना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेशन। तो एनारोबिक स्लज डाइजेशन में क्या होता है कि जो आपका वेस्ट वाटर है उसको 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखा जाता है, जिसके कारण उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है, अर्थात उसमें जो वाटर है वो एवोपरेट हो जाता है और ओनली उसमें ऑर्गेनिक मैटर रह जाते हैं, जिससे ऑर्गेनिक मैटर की कंसंट्रेशन अधिक हो जाती है। ये आप दो प्रोसेस में कर सकते हैं कि एक में आप हीट कर सकते हैं और दूसरे में आप उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें फिर एनारोबिक बैक्टीरिया डेवलप किए जाते हैं और धीरे धीरे उसमें जो वेस्ट वाटर है उसमें उपस्थित ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता रहता है। नेक्स्ट आता है आपका एनारोबिक कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो एनारोबिक कॉन्टैक्ट प्रोसेस भी एक तरीके से जो एक्टिविटी स्लश प्रोसेस होता है उसी की तरह होता है। इसमें बस यही है कि एरोबिक बैक्टीरिया की तरह एनारोबिक बैक्टीरिया डेवलप किए जाते हैं। इसमें भी इसको हीट किया जाता है जिससे कारण इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए। नेक्स्ट आता है आपका एनारोबिक फिल्टर। एनारोबिक फिल्टर भी एक तरीके से ट्रिकलिंग फिल्टर होता है। जैसे आप ट्रिकलिंग फिल्टर पढ़ते हैं, इसमें जो बायोमास होता है वो अटैच होता है, लेकिन इसमें किसी प्रकार की ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं की जाती है। जो भी होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और इसमें टाइम भी काफ़ी लगता है। नेक्स्ट आता है आपका एनारोबिक लगून। ये भी एक तरीके से जो आपने एरेटेड लगून पढ़े थे या एरोबिक स्टेबलाइजेशन पॉन्ड पढ़े थे उसके तरह ही होता है और इसमें जो टाइम लगता है वो 5 से 10 दिनों का लगता है। इसमें आप 2 या 2 से अधिक जो लेगून है वो सीरीज में या समांतर क्रम में जोड़कर इसको डाइजेशन कर सकते हैं। तो सिंपल वर्ड में आप कहा जाए कि एरोबिक प्रोसेस और एनारोबिक प्रोसेस क्या होता है। एरोबिक प्रोसेस होता है जिसमें बैक्टीरिया ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है, जबकि एनारोबिक प्रोसेस में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वेस्ट वाटर का डाइजेशन किया जाता है। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका वाटर सप्लाई या वाटर पोल्यूशन के बारे में, जितना भी था वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।